हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका फ्रेंड हर्षवर्धन त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम 10th मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करने वाले हैं। इस न्यूज़पेपर को कवर करने के पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़पेपर को आपको अप्रोच कैसे करना है। देखिए, इस पेपर में जहां कहीं भी रेलेवेंट पोर्शंस हैं जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ने हैं, वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। और अगर आपको ये पेपर हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करिएगा। वहाँ पे आपको ये हाईलाइटेड पेपर अवेलेबल होगा रीड करने के लिए। तो ये तो हो गई उन बच्चों के लिए जो रीड करना चाहते हैं इस पेपर को, और जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए है आज के पेपर का कि क्या एजेंडा है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आज के पेपर को कवर करने के लिए। तो हमने अलग अलग पोर्शंस में मार्क कर दिया है पेपर में ही कि कौन सा पेपर GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और ऐसे कुछ करंट अफेयर्स हो सकते हैं जो GS2 GS3 के अलावा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो वो हम आपको डेफिनेटली अपने वीडियोस में बताएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स के साथ। नेशनल न्यूज़ में आया है दैट यूवर थ्रोइंग यूक्रेन गवर्नमेंट इज नॉट आवर गोल। रशिया ने ऐसा बोला है और उन्होंने कहा है कि हम कीव का न्यूट्रल स्टेटस जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। पर इसमें एक ही कंडीशन लगाई है रशिया ने कि वो नाटो की जो सदस्यता लेना चाहता है यूक्रेन, वो गिव अप कर दे, वो ना बने नाटो का सदस्य। अब इसमें आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है। कोई कह रहा है यूक्रेन कमज़ोर देश है, कोई कह रहा है रशिया तानाशाही कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये तो हिटलर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पर हमें इन डिबेट्स का हिस्सा नहीं बनना है, हमें करंट अफेयर्स में देखना है। तो ये कहता है जिसमें इस हाईलाइटेड में कि यहाँ की जो रशिया की मिलिट्री ऑपरेशन जो हुआ है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में, तो अभी वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन वोमेन जो हैं मारिया ज़ाखरोवा, उन्होंने कहा है कि हम अगले राउंड ऑफ डिस्कशन में यूक्रेन के साथ मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि यूक्रेन हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुने और हम उसके लेजिटिमेट कंसर्न्स की तरफ एक न्यूट्रल अप्रोच रखें। It says that her comments came a day after Ukraine's President Volodymyr Zelensky said his country was no longer insisting on joining the NATO. नाटो की सदस्यता, जैसा कि आपको पता है कि नाटो 1949 में बनाया गया था, 1949 में बनाया गया था वॉशिंगटन ट्रीटी के अंडर। इसमें आज 30 कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं नाटो का। तो रशिया को बड़ी दिक्कत है कि नाटो जो है वो 1991 में जो 15 कंट्रीज़ जो कि USSR से अलग हो गई थी, आखिर उनकी तरफ अपना रुख क्यों बढ़ा रहा है। तो अलग अलग समय में हमने देखा है कि नाटो की सदस्यता जो 1949 में मात्र 7 कंट्रीज़ के साथ शुरू होती है, वो आज बढ़ के 30 कंट्री हो गई है और इनमें ये अभी 30+3 कंट्रीज़ और जोड़ना चाहते हैं, जिसमें यूक्रेन, फिनलैंड, ये सब भी शामिल हैं। अब रशिया को ये अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्ट लग रहा है और उन्होंने कहा है कि he was open for a compromise on Donetsk and Luhansk breakaway republics that were recognized as independent by Russia। अब आपको पता है ये दो क्षेत्र हैं, लुहांस्क और डोबेंस्क, जिसको रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। पहले इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया 21 फरवरी को और फिर 24 फरवरी को मिलिट्री एग्रेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ बेसिक नाम है जो हमें ध्यान में रखने की। जर्मन के चांसलर का क्या नाम है? ओलाफ स्कोल्स। और मोदी साहब ने हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर को भी फ़ोन किया है और बोला है कि हम इंडिया का इवैक्यूएशन करा रहे हैं। आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये ऑपरेशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑपरेशन जो यूक्रेन में करवाया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन गंगा कौन सी कंट्री से कराया जा रहा है? तो यूक्रेन के अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सबसे पहले बेलारूस है। तो बेलारूस की अगर आप बात करो तो वो रशिया का ही पार्ट है एक तरीके से। और रशिया का वार्सो पैक्ट जो है, जो कि ख़त्म हो चुका है अब, ये इसके साथ बेलारूस मौजूद है। तो बेलारूस से हम कोई इवैक्यूएशन नहीं करा पा रहे हैं। हमने जो भी अभी अपना इवैक्यूएशन कराया है वो हमने रोमानिया से कराया है, वो हमने पोलैंड से करवाया है, वो हमने हंगरी से करवाया है। ये 3 देश हैं जो हमारे सामने हमारी मदद के लिए आए हैं यूक्रेन के बॉर्डर में, और ये तीनों देश वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स में मौजूद हैं। तो ये तो हो गई हमारी इवैक्यूएशन प्रोसेस की बात, जहाँ पे एयर इंडिया ने एयरलिफ्ट किया है। दूसरी न्यूज़ जो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी असैसिनेशन केस के जो कॉन्विक्ट हैं उनको बेल दे दी है डिस्पाइट सेंटर्स ऑब्जेक्शन।
अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास, श्रेष्ठतम न्यायालय के पास ये पूरी की पूरी पावर है कि किसी भी कॉन्विक्ट को, यानी कि एक अपराधी जिसके खिलाफ अपराध सिद्ध हो चुका है, ठीक है, एक मुजरिम को अगर वो समय से ज़्यादा जितना उसको पनिशमेंट काटना था उससे ज़्यादा पनिशमेंट अगर वो जेल में काट लेता है तो उसको ज़मानत पे रिहा किया जा सकता है, या वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अर्जी डाल के अपनी टेन्योर वो बोलेगा कि मैंने इनकार्सरेशन का जो पीरियड था, सेंटेंस मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो पावर रहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो उनको बाइज्जत बरी कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा किया नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जो पॉइंट है इनको रिप्रेजेंट करते हुए एजी पेरारीवेलन को रखा, और ये राजीव गांधी असैसिनेशन केस में कॉन्विक्ट माने गए हैं और इनको पहले तो डेथ सेंटेंस दिया गया था। अब इसमें GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इस न्यूज़ में प्रेसिडेंट की जो पावर है ना, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स पे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने देखे हैं और आने की संभावना भी है। इसमें एक इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ नियरली आवर लॉन्ग हियरिंग द कोर्ट लिस्टेड पेरारीवेलन्स केस फॉर फर्दर हियरिंग इन अप्रैल on the powers of the governor to decide the question of his early release, which was approved by the Tamil Nadu cabinet, and the governor reference to the matter to the president. अब सवाल ये है कि ये गवर्नर का रोल कहाँ पे आता है। देखिए, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स 5 तरीके की होती हैं, जिसमें कि वो रेस्पाइट दे सकता है, रेमिशन दे सकता है, वो आपको आपकी सज़ा को ख़त्म कर सकता है। तो 5 तरह की पार्डनिंग पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। और यही सेम पावर्स जो हैं वो गवर्नर को भी दी हुई हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर्स ज़्यादा बड़ी मानी जाती हैं। अगर आपको डेथ पेनाल्टी हुई है तो प्रेसिडेंट डेथ पेनाल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है और रिगोरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, यानी कि बहुत ही कड़ी सज़ा आपको दी गई है, तो प्रेसिडेंट आपके स्पेशल केस को समझते हुए उस रिगोरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल सकता है। प्रेसिडेंट आपका इम्प्रिजनमेंट का समय जो है वो भी चेंज कर सकता है। प्रेसिडेंट आपको अर्ली रिलीज भी करवा सकता है चाहे तो उस ऐसी पिटीशंस को हमको पता है हम मर्सी पिटीशन कहते हैं। तो इन्होंने मर्सी पिटीशन डाली होगी गवर्नर साहब के, तमिलनाडु के गवर्नर के सामने। अब तमिलनाडु के गवर्नर के सामने इन्होंने 5 साल पहले ये पिटीशन डाली थी। देखिए, गवर्नर के पास पावर्स हैं नो डाउट, बट गवर्नर्स को तमिलनाडु सरकार के साथ कंसर्न करना चाहिए था। तो तमिलनाडु सरकार ने तो कह दिया था कि एजी पेरारीवेलन का कंडक्ट अच्छा है, इन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करी है वहाँ पे और बड़े ही शांत स्वभाव के हैं ये, तो इनका और सज़ा भी इनकी पूरी हो चुकी है। एक तरीके से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 14 से 20 साल तक की सज़ा को मान्य माना जाता है, तो इनको रिहा कर दिया जाए जेल से। अब ऐसे में गवर्नर ने सीधा गवर्नर के पास ये ड्यूटी है उसका कि वो ये मैटर को राष्ट्रपति के पास भेजे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो इस मैटर पे आगे भी हमारा करंट अफेयर जो है वो कंटिन्यू होगा और हम आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। कैबिनेट ने मोनेटाइज करने के लिए परमिशन दे दी है। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नाम की एक योजना सरकार ने निकाली थी, जिसमें कि सरकार ने मोनेटाइज करने की बात करी थी। देखिए, 3 टर्म्स हमें करंट अफेयर्स में सुनने में आते हैं। एक है हमारा प्राइवेटाइजेशन, एक है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट और एक है मोनेटाइजेशन। ध्यान रखिएगा, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन। ये मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक तरीके से कि क्या अंतर होता है इन सब में। देखिए, अक्सर ऐसा सरकार की योजनाओं को कहा जा रहा है कि सरकार सब कुछ निजीकरण कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है आउटराइट सेल ऑफ ओनरशिप, आउटराइट सेल ऑफ ओनरशिप। सेकंड जो हम सुनते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, सरकार ने कई जगह पे आपने सुना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि अपने शेयर्स को कम किया है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सरकार ऐसा कर रही है। जो प्रॉफिट नहीं बियर कर पा रहे हैं सरकार को, या जिनकी कंडीशन सरकार सुधार नहीं पा रही है ऐसे पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस को, तो सरकार उनमें अपना शेयर्स कम करके प्राइवेट एंटिटीज़ का शेयर बढ़ा रही है। तो रिड्यूसिंग द ओनरशिप या परसेंटेज शेयरिंग ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप आपके पास से चली जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप जो है आपके पास ही रहेगी, सरकार के पास ही रहेगी। बस अंतर इतना आ जाएगा कि सरकार का जो शेयर है
वो कम करके वो प्राइवेट एंटिटी को शेयर प्रोवाइड करेगी ताकि प्राइवेट एंटिटी उसकी क्वालिटी को एनहांस कर सके। और तीसरा हम जो शब्द आज पढ़ेंगे वो है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन से क्या अर्थ है हमारा? देखिए, मोनेटाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है मोनेटाइज करना, किसी चीज़ से वैल्यू बनाना, किसी चीज़ से पैसा बनाना। तो इसमें सरकार की जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी जो कि दो तरीके की है, या तो अनयूज्ड है, खाली पड़ी है, या अंडर यूटिलाइज्ड है, यानी कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप कभी सरकारी अस्पताल जाइए या सरकारी ऑफिसेज में जाइए, आपको दिखाई देगा कि एक बगल का प्लॉट है जिसमें कि सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है, पर उसमें कोई रहता नहीं है, बंगार खाने की तरह वो पड़ा हुआ है। तो ऐसे एसेट ज़मीन जो है वो बिक भी नहीं रही, वो किसी तरह का प्रॉफिट भी नहीं दे रही सरकार को, उसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार कहती है ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहेगी? ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहेगी, यानी कि वो बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अनयूज्ड है या अंडर यूटिलाइज्ड है। सरकार प्राइवेट एंटिटीज को ये क्या करेगी? लीज आउट करेगी। ठीक है, प्राइवेट एंटिटीज को कुछ समय के लिए लीज आउट करेगी, यानी कि सरकार अभी भी लैंडलॉर्ड है, सरकार एक तरीके से लैंडलॉर्ड की भूमिका में आ रही है। प्राइवेट एंटिटीज को वो लीज आउट करेगी कि आप ऐसी जगहों का उपयोग करिए, कुछ कर बनाइए, और फिर फर्दर उससे जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें हमें लीज का जो पैसा है वो दीजिए। तो ये तीन टर्म्स हमारे लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में भी जाते हो तो आपको इन तीनों में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसे जो लैंड एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया है, और गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कॉरपोरेशन इस पर्पस के लिए बनाई है जिसका नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, जो कि बनाई जा रही है शेयर कैपिटल 5,000 करोड़ के साथ और पेड अप कैपिटल 150 करोड़ के साथ, यानी कि तुरंत लागत में अभी 150 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और टोटल जो कैपिटल है वो 5,000 करोड़ का है। और इससे गवर्नमेंट जो है जनरेट करेगी सब्सटैंशियल रेवेन्यूज बाय मोनेटाइजिंग अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड एसेट्स। ऑलराइट, द प्रपोजल जो है वो बजट 2021-2022 यानी बजट 2022 में ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में डाला गया था, जिससे पब्लिक एसेट से सरकार पैसे बनाने वाली है। राइट, ये अब ओल्ड पेंशन स्कीम बैक इन छत्तीसगढ़ है। देखिए, ये GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है, पर हाँ पेंशन से रिलेटेड है, तो हमने इसको कवर अभी नहीं किया है। आगे हम और बड़े एजेंडाज जो कि जिसमें कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वो हमने टॉपिक्स डेफिनेटली कवर किए हैं। अब देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिस डेफर किया है पब्लिक पोल डेट्स का, और डेफर्स नोटिस ऑफ सिविक पोल डेट्स, यानी कि केंद्र सरकार ने बोला था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दिल्ली को कि 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को मिला दिया जाए और तब जाके चुनाव कराए जाएं। तो ऐसे में जो राज्य सरकार है, अरविंद केजरीवाल साहब की जो सरकार है, उसका बड़ा विद्रोह आया कि सरकार को बीजेपी, केंद्र सरकार के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी जब उसको हारने का डर रहता है तो वो क्या करती है, वो इलेक्शंस कैंसिल करवाती है या वो म्युनिसिपैलिटी मर्ज कराती है। लेकिन क्या ये एक पॉलिटिकल डिबेट है या इसके पीछे कोई लीगल बेसिस भी है या कोई विकास का भी एंगल है, डेवलपमेंट का भी एंगल है जो सरकार लेके चल रही है? देखिए, हमें हमेशा ये मानना चाहिए, अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अपॉइंट होने वाले हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि सरकार, जब केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल मोटिवेशन से कुछ काम कर रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व रहती है, एक पॉलिटिकल पार्टी ही सरकार चला रही है। पर हमें अपने मन में ये जरूर मान लेना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेसिस होगा एक ऐसा फैसला लेने के लिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में रहते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्शन की बात हो रही है, आपको पता है आर्टिकल 324 के अंदर हमारा इलेक्शन कमीशन बनता है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्र, उसके बाद हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, यानी कि केंद्र के लेवल पे चुनाव कराने के लिए एक सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर है, और उसके बाद हर राज्य में चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। कई बार ऐसा सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा चुनाव है जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में उसकी पावर्स, उसका फंक्शन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉम्पोजिशन, कौन अपॉइंट करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या है डिलिमिटेशन कमीशन, ये सारा एरिया, अगर आप ये वाली न्यूज़ पढ़ोगे तो आप इसको इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से पढ़ने की पूरी कोशिश करोगे। पर अभी हम न्यूज़ पे फोकस करते हैं, जैसे कि हमने आपको हाईलाइट किया है। ओवर द कमिंग मंथ्स एंड यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल रिसीव द फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर बाय द होम मिनिस्ट्री अफेयर्स and will get to work in sprucing up schools, hospitals, city parks, roads, and paying pending salaries, the leader said. Now, under the criticism that why the municipal corporations are being
are being merged, the center has given this notice that they are doing it for better efficacious management को बढ़िया करने के लिए। हाँ, ये बात सही है कि अगर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो चुनाव होते हैं, लोकल म्युनिसिपल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं, उसको अगर आप एक 3 छोटे छोटे एरियाज़ को आप मर्ज करके एक बड़ा एरिया बना दोगे तो फिर अल्टीमेटली एक ही पर्सन यहाँ से इलेक्ट होगा। अभी क्या हो रहे थे, इन छोटे छोटे एरियाज में एक पर्सन यहाँ इलेक्ट हो रहा था, एक पर्सन ऐसे इलेक्ट हो रहा था और एक पर्सन इधर इलेक्ट हो रहा था। टोटल रिप्रेजेंटेशन था इट वॉज प्रॉपर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वॉज प्रॉपर। नाउ सो देयर इज अ डिबेट बिटवीन रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स और लीगल पॉइंट्स भी बताते हुए चल रहा हूँ, बिकॉज I am an advocate by profession and I happen to understand what the government stand is. So I am going to tell you also the constitutional as well as legal aspects. All right. So representation of a particular region की डिबेट चल रही है किसके साथ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन की डिबेट चल रही है बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन है, ये स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर उद्देश्य को लेके जिरा हो जाए, बहस हो जाए, तो हमारे संविधान में तो ये चीज़ें एक तरीके से एक तरफा है नहीं कि बोला जाए कि केंद्र की चलेगी या राज्य की चलेगी। हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई कॉपरेशन देखते हैं तो वो सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट में देखते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जो कि लिस्ट नंबर 2 है। अब समझ सकते हैं कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में ये एक लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेटअप है वो क्वासाई फेडरल है, क्वासाई फेडरल कहते हैं। क्वासाई फेडरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कहते हैं सर? फेडरल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, फेडरल जो टर्म है, फेडरल मीन्स इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसको कि आप कह सकते हो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कैसा है? ये वर्टिकल शेयरिंग में है। वर्टिकल शेयरिंग समझ सकते हो आप कि वर्टिकल शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट पावर्स है। वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर्स का मतलब क्या कि सबसे टॉप नॉच लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्ट लेवल पे, सेकेंड लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड लेवल पे हमारा आता है पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमारा शेड्यूल 7 के द्वारा गवर्न होता है। अब बात तो हो गई है तो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की, भाई इंडियन पॉलिटिक्स का कॉन्टेक्चुअल नॉलेज GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो अब रिप्रेजेंटेशन एक पर्टिकुलर रीजन पे आ जाए और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी पे आ जाए तो हम किसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, डिपेंड करता है, ये सिचुएशन डिपेंड करती है। जैसा कि हम यहाँ पे चुनाव में देख रहे हैं कि ये म्युनिसिपल बॉडी के सिविक बॉडीज़ के, है ना, सिविक बॉडीज़ के चुनाव के ऊपर है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। तो चूंकि अब हम देखेंगे कि दिल्ली जो है वो एक स्टेट, उसमें स्टेट की तरह भी काम करता है, पर वो एक यूनियन टेरिटरी भी है, वो कंट्री की कैपिटल भी है। तो अगर केंद्र सरकार ऐसा कह रही है कि यूनियन टेरिटरी का गवर्नेंस के लिए हमें प्रॉपर फंडिंग करवानी पड़ेगी और प्रॉपर फंडिंग जो है वो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से जाएगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को, और उसमें एक ही व्यक्ति होगा जो कि इसको देखेगा ताकि ये फंडिंग का लीकेज ना हो, है ना। तो इन्होंने किस आधार पे बोला है बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी? इन्होंने बोला है फंडिंग लीकेज नहीं होगा। सो फंडिंग जो है वो डायरेक्टली फंडिंग किसको आ रही है? फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगा। ऑलराइट, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्रॉपर फंडिंग होगी, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। और फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आएगी तो फंडिंग, हम बता रहे थे आपको कि फंडिंग का जो लीकेज है वो भी नहीं होगा। नंबर ऑफ पर्सन जैसे ही घट जाते हैं, करप्शन होने की पॉसिबिलिटीज वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि हम ये मान के नहीं चल सकते कि सामने वाला व्यक्ति ऑनेस्ट ही होगा अगर वो पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है। जहां तक बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन की, तो देखिए ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है ना, ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है
वो 2 लेवल्स पे की गई है। एमएलए के लेवल पे की गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेवल पे की गई है कि कोई कहता है 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति होना चाहिए, एक और कुछ एक जगह पे कहा जाता है कि 5 लाख लोगों में से एक व्यक्ति होना चाहिए राज्य में या केंद्र में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन का जो रेशियो है वो बरकरार रखने की बात की गई है, पर वो एमएलए के कॉन्टेक्स्ट में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में की गई है। और जो बात करें अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ के चुनाव की, तो उसके ऊपर डेफिनेटली कानून बना सकता है केंद्र सरकार के पास ओवरआर्किंग पावर्स है। पावर नहीं होती तो वो ये फैसला नहीं लेते। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है, अपोज करके रोक सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल ड्यूज के इशू के ऊपर यही बात रख के करने की कोशिश कर रही है। तो बिल अब बोला है केंद्र सरकार ने कि हम एक बिल पार्लियामेंट में डालेंगे जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरियाज को सम्मिलित करके एक एरिया बना देंगे। तो आप इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा और फिर अगेन GS2 के कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़िएगा। ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपको मिल जाएगा। हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को ऑन शर्जील इमाम्स फ्रेश बेल प्ली। देखिए, बेल के ऊपर 2021 में सवाल आ चुका है, ठीक है, बेल पे 2021 में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो लीगल का मैटर है, ये कैसे पूछा जाता है यूपीएससी में। देखिए, सिविल सर्विसेज की यही तो एक खास बात है कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है और सब कुछ फिक्स्ड है। यहाँ पे उन्होंने बोला ऑल दीज ऑफेंसेस आर लेस देन 7 ईयर्स, यानी कि बेल ग्रांट करने की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि अगर अपराध 7 साल से कम का है। शर्जील इमाम को आपको पता है सेडिशन चार्जेस के तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान प्रोटेस्ट करते दौरान उसको जेल में कर दिया गया था और उसको अभी तक कोई रिलीफ रेस्पाइट नहीं मिला है। तो यहाँ पे पुलिस ने कहा है, पुलिस से सवाल किया है हाई कोर्ट ने कि भाई उसके सारे अपराध 7 साल के कम के हैं, है ना, और उसके ऊपर किसी भी तरह का कुछ ऐसा कंडीशन नहीं देखने को मिला कि वो पुलिस के कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा हो। वो ऐसा भी नहीं है कि वो देश छोड़ के चला जाए, भाई वो स्टूडेंट रह चुका है और वो किसी तरह के एविडेंस के साथ टैम्पर करेगा ये भी आप प्रूव नहीं कर पाए हो, और विटनेसेस भी नहीं है ये जो कि बोल सकें कि शर्जील इमाम उस जगह पे मौजूद था जब वो बयानबाजी दे रहे थे। ऐसा वो जेएनयू का छात्र है, तो एक छात्र का आगे कम उम्र है, पूरी लाइफ आगे पड़ी है, तो हाई कोर्ट इन सारे ह्यूमनिस्टिक एंगल्स को भी कंसिडरेशन में लेती है और बेल ग्रांट करती है। ठीक है, अब बेल या तो टेम्पररी हो सकती है यानी कि इंटरिम बेल हो सकती है, या वो परमानेंट बेल हो सकती है। तो ये कंडीशनल रिलीज होता है। बेल का मतलब क्या है, जमानत। जमानत मतलब कुछ कंडीशंस आप पे कोर्ट लगाएगा, उस कंडीशंस के आधार पे आपको रिलीज किया जाएगा। तो ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा कि किस आधार पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्रिमिनल मैटर्स के लिए बेल ग्रांट की जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये सब स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ हैं जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए हमें, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ भी दिखेंगे आपको तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, पर फिर भी अभी हम GS3 में जैसे बता रहे थे आपको कि गहलोत साहब ने वेलकम किया है जो पेंशन स्कीम आई है छत्तीसगढ़ के बजट में। तो उन्होंने कहा है जो नेशनल पेंशन स्कीम जो कि 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी, उस पर काफ़ी लोगों के मन में डर था, भय था कि उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अपनी जेब से पैसा लगाना था प्रीमियम की तरह। जैसे इंश्योरेंस में हम प्रीमियम देते हैं, वैसे सरकार को हमें कुछ अपना हिस्सा जो था वो पैसे का देते रहना था, और हमारे रिटायरमेंट के बाद वही हिस्से को बढ़ा के सरकार हमें पेंशन की तरह देती, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इस पर बड़े एप्रीहेंशंस थे और इस पर रोकथाम लगी, और अब इसको वापस से लाने की पर्टिकुलरली राज्यों में बात चल रही है। केंद्र में तो अटल पेंशन योजना है जो कि अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, और तमाम तरह की पेंशन स्कीम्स हैं जो कि रूपांतरित कर दिया गया है, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया गया है। ऑलराइट, GS2 के हिसाब से अब ये बहुत प्राथमिक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मेडिकल टर्मिनेशन, जो प्रेगनेंसी ऑफ टर्मिनेशन एक्ट है, MRTP एक्ट, ठीक है। तो इसमें एक 10 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है, 30 इसमें एक्चुअली 30 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी उसकी हो चुकी है, 30 हफ्ते से ज़्यादा उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब बात यह है कि क्या कहता है कानून हमारा प्रेगनेंसी के लिए। देखिए, कानून हमारा ये कहता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है का पार्लियामेंट ने बनाया था और अभी हाल फिलहाल में उसको अमेंड भी किया है, उसमें यह कहा गया है कि जो लॉ है दैट परमिट्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओनली अप टू 24 हफ्ते। 24 हफ्ते यानी कि 6 चौको 24, यानी कि 6 महीने तक के अगर आप प्रेगनेंसी है तो ही आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो। 24 हफ्ते के बियॉन्ड की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट आप नहीं करा सकते। अब 24 हफ्ते के बियॉन्ड की प्रेगनेंसी मतलब कि वो बच्चा आपको फिर बेयर करना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करे। और वो स्पेशल सर्कमस्टांस जिसको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है, न्यायालय के सामने जाके उसको अर्जी डालनी पड़ेगी। नॉट एग्जैक्टली न्यायालय, एक अथॉरिटी
अथॉरिटी है, मेडिकल बोर्ड बनेगा। मेडिकल बोर्ड के सामने वो व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन रखेगा और स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 5 है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का। ये प्रोवाइड करता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बारे में दैट अलाउ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अ माइनर गर्ल चाइल्ड। यानी 18 साल से कम उम्र की बच्ची को अगर प्रेगनेंसी है और वो 6 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या वो उस बच्चे को ज़बरदस्ती उसको बेयर करना पड़ेगा? ऐसे में हम देखते हैं जो रेप सर्वाइवर्स हैं या रेप विक्टिम्स हैं उनके ऊपर ज़बरदस्ती उस इंसिडेंट की वजह से जो प्रेगनेंसी उनको हो जाती है वो टर्मिनेट कराने के लिए बड़ा ही लीगल कॉम्प्लिकेशन उनकी लाइफ में होता है, सोशल एनिहिलेशन होता है, सोशली उनको बॉयकॉट किया जाता है, समाज में वो आम जिंदगी जी नहीं सकते, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में उनको बड़ा ही दबाया जाता है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति के, एक महिला के जो उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है, उनका हनन है। तो उसको बचाने के लिए ये कानून बनाया गया था कि 6 महीने तक की प्रेगनेंसी है और 6 महीने के बियॉन्ड अगर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है तो 6 महीने तक तो आप आसानी से करा सकते हो, 6 महीने के बियॉन्ड करानी है तो आपको मेडिकल बोर्ड के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखना पड़ेगा। और फिर अगर मेडिकल बोर्ड मान लीजिए अलाउ कर देता है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी लीगल तरीके से, और अगर मेडिकल बोर्ड मना कर देता है तो फिर आप हाई कोर्ट में उस मेडिकल बोर्ड के डिसीजन को अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट ना माने तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर किस तरह की प्रेगनेंसीज हैं तो ये आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। और हमने आपको बस एक जिस्ट बनाया है जो कि GS2 के लॉज एंड बिल्स के अंडर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए। अब देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जो कि मैंने आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा अगले 20 मिनट में, है ना। ये पहला एडिटोरियल जो है वो GS2 के लिए है और वो वॉर से रिलेटेड है। इट्स रिलेटेड टू द अननेसेसरी वॉर। हालांकि क्योंकि यूक्रेन और रशिया का स्पेसिफिक मैटर है, इंटरनेशनल का मैटर है, तो हम इसको सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंस देंगे। आप सोचते हो कि हर ट्रेंडिंग टॉपिक आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आपने हर टॉपर को सुना होगा, वो ये कहते हैं कि अपने सिलेबस से स्टिक रहिए। तो सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशंस का वही हिस्सा इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया के ऊपर किसी तरह का रोल प्ले करता है। तो अभी इंडिया के ऊपर क्या रोल प्ले करेगा क्या नहीं करेगा हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो दूसरा एडिटोरियल है ये डायरेक्टली वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है और हमारे GS3 इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो इसको हमें इसका डिस्कशन करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला एडिटोरियल है वो है हमारा अगेन GS3 से, और इसमें तमिलनाडु का अर्बन नेचर है जो कि चेंज हो रहा है। अब उस अर्बनाइजेशन की वजह से रूरल एरियाज किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है MG नरेगा, उसके तहत जो कि एक स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइड करता है हर एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की तरह रोजगार मिलेगा सरकार के द्वारा, उस पर क्या रोल प्ले कर रहा है उसका, तो हम उन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये एडिटोरियल्स ध्यान रखिएगा, ये एडिटोरियल्स आपको आंसर राइटिंग में या मेंस के किसी क्वेश्चन को डील करने में बहुत एफिशिएंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हमें इनके पॉइंट्स को जो भी आ रहे हैं हमारे सामने फेवर डिसफेवर वाले, उनको समझते हुए चलना चाहिए। पर एडिटोरियल्स पे हम लास्ट में आते हैं, हम देख लेते हैं आगे हमारी कुछ और न्यूज़ जो रह गई थी वो GS2 के ऊपर है। बेल अगेन इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने, उसने बहुत ही बुरी तरीके से गवर्नर की अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत को क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी निंदा करी है, और एक तरीके से उनको कहा है कि वो 5 साल से बैठे नहीं रह सकते और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बट यू कैन नॉट कीप डिलेइंग द कंसिडरेशन ऑफ द मर्सी पिटीशन है तो भाई गवर्नर को तमिलनाडु सरकार के साथ कंसल्ट करके वो प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं किया? जस्टिस राव ने ऐसा पूछा। गवर्नर ने ये प्रेसिडेंट को नहीं भेजा है। 1032 केसेस ऐसे हैं पूरे देशों में जहाँ पे गवर्नर ऐसी मर्सी पिटीशंस पे बैठे हुए हैं, उनको आगे प्रेसिडेंट को देना चाहिए, वो बैठ नहीं सकते उस चीज़ के लिए, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नर सिट ऑन द मर्सी प्ली फॉर मंथ्स एंड देन रेफर इट टू द प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन इंडिपेंडेंट कॉल ऑन इट अंडर आर्टिकल 161। यही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि क्या ज़रूरत है इतने समय तक बैठे रहने की आर्टिकल 161 के तहत। तो गवर्नर के पास भी पावर है कम्यूटेशन करने की, सेंटेंस को कम करने की, अपराध में जो सज़ा मिली है उसको कम करने की, डेथ पेनाल्टी से बचाने की। पर डेथ पेनाल्टी से
उसे प्रेसिडेंट बना सकता है, लेकिन ये जो सेंटेंस है लाइफ आजीवन कारावास है उसको कम करके आप 14 साल कर सकते हो, 10 साल कर सकते हो। करना चाहिए था, गवर्नर को करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट तमिलनाडु के जो कैबिनेट है उसने रिकमेंड कर दिया था सितंबर 19, 2018 को ही कि इस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाए। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वी वांट टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ गवर्नर्स पावर टू सिट ऑन एन इशू अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, इट कैन नॉट बी लाइक दिस, सम ऑर्डर हैज टू बी पास्ड, ही कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी। मतलब अगर गवर्नर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो इसका किसी तरह का इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा फिर बाद में, ये भी गवर्नर जान ले। तो ये हो गया हमारा। और ये पेंशन की स्कीम की बात करें तो वापस से देखिए आप, कुछ और भी स्कीम्स हैं जो कि हमें सुनने में आती हैं, जैसे कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो कि 7,000 पर एनम का, और 7,000 पर एनम उसमें एक मजदूर को, एक वर्कर को दिया जाएगा हर साल, है ना, पेंशन की तरह। और 6,000 रुपये अभी था और 6,000 से 7,000 कर दिया गया है। और इसमें छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन भी शामिल है। तो ये तो रोजगार के लिए और पेंशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स की बात करें, गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो वहाँ से हम इसको GS3 में पढ़ते हैं, GS3 में। इसके बाद कुछ और न्यूज़ हैं, दो छोटी छोटी न्यूज़ हैं, जैसे कि ये चाइना का जो हमारा मुद्दा है एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस का, ये चाइना के साथ कंटिन्यूअस एग्रेशन में, तो हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में या इसको हम सिक्योरिटी में डाल सकते हैं, ये GS2 का पार्ट बन सकता है। पर एक डेवलपमेंट हो रहा है इसमें, कुछ बहुत बड़ा प्रमुख कारण नहीं है। प्रीलिम्स में हाँ ये पूछा जा सकता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ का महत्व कम है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि डिस्कशन और डेलिब्रेशन और डायलॉग के साथ ही कंटेंशियस इश्यूज़ को, अहम मुद्दों को सुलझाया जा सकता है, यही मॉडर्न वर्ल्ड की डिप्लोमेसी कहती है। तो 15वां कॉर्प्स कमांडर का मुलाकात होने वाला है, 15 कॉर्प्स कमांडर लेवल का टॉक होने वाला है, और जो कि 2020 से क्राइसिस चल रहा है। किन एरियाज पे होने वाला है? हॉट स्प्रिंग्स नाम का एक एरिया है ईस्टर्न लद्दाख में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है उसमें, जिसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। बाकी हम देख चुके हैं पिछले 14 राउंड के जो कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक है, जिसमें कि 9, 12 और 13 अहमियत रखते हैं। 9th कॉर्प्स कमांडर में गालवान वैली के पास जो पैंगोंग लेक है उसके नॉर्थ बैंक से वो हट गए थे पीछे, साउथ बैंक से हम थोड़ा पीछे हट गए थे। फिर उसके बाद हमारा जो 11th और 12th कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक हुआ है उसमें हमने गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग्स पर डिसएंगेजमेंट किया, कुछ फिर भी कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स बाकी रह गए थे। फिर हमने 13th पे और फर्दर डिस्कशन किया, 14th में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब अगली 15वीं मुलाकात 11 मार्च को होने वाली है। कुछ और रीजन्स हैं, पैंगोंग लेक, गालवान एंड गोगरा, डेमचौक एंड डेमसांग, जहाँ पे कंटेंशियस इशू ऑफ कंटेंशंस बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। पर अच्छी बात यह है कि दोनों सशक्त देश हैं, दोनों मिलिट्रली एग्रेशन करके एरिया कैप्चर कर सकते हैं, बट फिर भी दे आर चूजिंग नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स दैट दे डिड इन द पास्ट इन 1962-65। दे आर गोइंग टू होल्ड टॉक्स एंड डिस्कशंस। ऑल राइट, सो नागा ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे नागा ग्रुप्स है, नागालैंड है, ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में क्या हुआ है सर? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो कि अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, अपनी आज़ादी चाहते हैं, और उसके समक्ष विरोध हो रहा है। ठीक है, तो नागा ग्रुप्स ने नागालिमा नाम का एक स्टेट बनाने के लिए कहा था, और वहाँ पे आफ्सपा जो है लगातार बरकरार कर दिया जा रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। तो आफ्सपा एक्ट किस तरीके से इफेक्ट कर रही है या क्या है आफ्सपा एक्ट, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं GS2 और GS3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। GS3 इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय विकास है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का, और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस हैं इसके लिए, तो GS2, तो इसलिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स पे। ठीक है, एडिटोरियल्स को मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं वाटर मैनेजमेंट के हाइड्रो सोशल अप्रोच के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें जो श्री कुमार चट्टोपाध्याय जी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, और उनके पीछे जो प्रमुख कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, यानी कि इंसान की जो हरकतें हैं उसकी वजह से हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे कि लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, अंडरग्राउंड वाटर टेबल हो गया, ये सब इफेक्ट हो रहा है। अब इसमें इन्होंने IPCC का जो 2007 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई थी 2007 में, उसके एक पॉइंट को हाईलाइट किया है। इन्होंने बोला है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, अगर उनमें वाटर सिस्टम्स में कुछ चेंज होता है तो हमारे सोसाइटल वल्नरेबिलिटीज़ एक्सपोज हो जाएंगी, हमारा जो समाज है वो वल्नरेबल हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया है, SDG नंबर 6, जो कि वाटर अवेलेबिलिटी एंड सैनिटेशन फॉर ऑल को गवर्न करता है। इंडिया 2030 तक उसको अचीव करना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस की रिसेंट रिपोर्ट आई है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, जिसका टाइटल है वैल्यूइंग वाटर। उसने भी स्ट्रेस ले किया है प्रॉपर वैल्यूशन ऑफ वाटर पे, और 5 इंटर रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स को बताया है कि वाटर सोर्सेस क्या क्या हैं,
आपने उन वाटर सोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया है, किस तरह से आप वाटर सर्विसेज वाटर को मैनेज करते हो, और वाटर को आप किस तरीके से अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेते हो, और क्या है आपके सोशियो कल्चरल वैल्यूज ऑफ वाटर, यानी कि प्राथमिकता समाज कितना देता है आपके पानी के कंजर्वेशन को। तो ये 5 फैक्टर्स पे यूएन की जो रिपोर्ट है उस पर उन्होंने कई सारे सजेशंस दिए हैं, है ना। और इसमें जो ऑथर है वो हाइड्रो सोशल साइकिल अप्रोच में क्या बता रहा है आपको, हाइड्रो सोशल साइकिल में अप्रोच में बता रहा है कि जो समाज है उसको अगर आप अवेयर कराओगे पानी के तरफ, तो वाटर कंजर्वेशन में लोकल एफर्ट्स होने लगेंगे। और लोकल लेवल पे जैसा कि हम देखते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहाँ पानी की वैसे भी कमी है, तो वहाँ पे किस तरीके से लोकल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जो हैं वो बन रहे हैं। यही एग्जाम्पल हमें हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है। तो इसमें वाटर एंड सोसाइटी को एक हिस्टोरिकल और रिलेशनल डायलेक्टिकल प्रोसेस की तरह बताओ कि समाज जो है वो पानी के साथ ही चलता है, पानी में पे निर्भर है, और पानी की जो संरक्षण है वो एक समाज लोकल लेवल पे ही कर सकता है। इसमें इंटर बेसिन प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया है। अब इंटर बेसिन प्रोजेक्ट्स क्या हैं, देखिए इंटर बेसिन प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि पानी को एक जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल है, जिस नदी में जिस जगह पे पानी ज़्यादा अवेलेबल है, उसके ज़्यादा पानी को कम एरिया वाले पानी की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। ये हमारा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उससे रिलेटेड है, जिसमें 76 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं। और अभी 2021 में हमें केन बेतवा वाटर लिंकिंग के बारे में बताया है, और केन बेतवा वाटर लिंकिंग के ऊपर बजट 2022 में सरकार ने पैसे भी लगा दिए हैं। अब इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इसका सोशल इम्पैक्ट सर ये है कि आप ये जब एज्यूम कर रहे हो कि आप कहीं किसी नदी में पानी ज़्यादा है, तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि उस नदी में हमेशा आगे आने वाले समय में पानी ज़्यादा ही रहेगा। आप ये फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हो कि उस पानी ज़्यादा होने की वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उसके पानी पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने उसका पानी डाइवर्ट कर दिया तो क्या उनका एग्रीकल्चर इफेक्ट नहीं होगा, क्या वहाँ के लोकल वाटर टेबल पे इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स क्या आपने अकाउंटेबिलिटी में लिए, क्या इनको ध्यान में रखते हुए आपने रिपोर्ट प्रिपेयर करी। जब आपने उसको डाइवर्ट कर दिया कम पानी की तरफ में, तो आप ये प्रिज्यूम कर रहे हो कि जो रेनफॉल है वो भी इक्वली रहने वाली है। जबकि ऐसा अगर हम क्लाइमेट रिपोर्ट को बात करें, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को समझें, या करंट एनालिसिस क्लाइमेट चेंज का समझें, जो कि COP26 में भी हो रहा है, कि वाटर साइकिल जो है वो चेंज हो रही है, रेन अनप्रेडिक्टेबल हो रही है, पानी जो है वो का जो स्तर है वो बढ़ सकता है, घट सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप इंटर बेसिन प्रोजेक्ट्स में क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे बताया, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद वो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बताते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कैनल इरिगेशन है वो नहीं हो रहा, यानी कि नहरों के हिसाब से कायदे से नहर जो है वो प्रमुख सोर्स होना चाहिए वाटर को पुश करने का, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे। तो कैनल इरिगेशन हमारा मिनिमाइज हो रहा है। हमारे वाटर रिसोर्सेज की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उसको भी हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। और जितने सारे किसान हैं वो सारे के सारे ग्राउंड वाटर टेबल के पानी को एक्सट्रैक्ट करके उस पर डिपेंड हो रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर टेबल का जो की वजह से, यानी कि ज़मीन से मोटर के माध्यम से पानी निकाल के खेतों में पानी भेज रहे हैं, तो उससे पीने का जो पानी है वो कम हो रहा है। और उन्होंने ये बोला कि 90% ऑफ द टोटल वाटर यूज़ में जो भी हमारा पानी यूज़ होता है, 90% जो है वो एग्रीकल्चर कर लेता है, बचा कुचा हमारा डोमेस्टिक सेक्टर में चला जाता है, और फिर कुछ प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल यूज़ में चला जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अच्छा उन्होंने बताया है ग्रे वाटर के लिए। देखिए ग्रे वाटर क्या होता है, घर में जो हमारा जो पानी डिस्चार्ज होता है वो आपको पता है कि हाँ वो पॉल्यूट होता है, वो गंदा होता है, पर उसको ट्रीटमेंट करके वापस से रीयूटिलाइज किया जा सकता है, या एटलीस्ट उस पानी को तो खेतों में भेजा जा सकता है। तो ग्रे वाटर का हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया कि ग्रे वाटर को हम मैनेज कर सके, जिसमें डोमेस्टिक सेक्टर से ये पानी प्रमुखता मेन रूप से निकलता है ना। अनट्रीटेड ग्रे वाटर और अनट्रीटेड ग्रे वाटर है, और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो सब हम नदियों में मिला देते हैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में, उससे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी इफेक्ट हो रहे हैं। और नेचुरल स्टोरेज कैपेसिटी जो है नदियों की, जगहों की, वो सब भी क्या हो रही है, कम होते दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में बताई गई हैं। आप इसको पढ़िएगा, हाईलाइटेड एरियाज जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब ये जो ऑथर है इसने यूक्रेन के वॉर को अननेसेसरी बोला है। इन्होंने कंप्लीटली ज़ोलेंस्की को ब्लेम किया है। इन्होंने बोला है ज़ोलेंस्की जो हीरो बनना चाहते थे यूक्रेन के, शायद अब ऐसा ना हो, इतिहास उनको एक गलती के रूप में देखे कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा यूक्रेन कुर्बान हो गया। और उन्होंने बेसिक प्रॉब्लम से हाईलाइट किया है कि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी दिखते हुए आ रही है कि यूक्रेन के बॉर्डर से रेफ्यूजीज़ जो हैं 20 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन छोड़ के यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। ये बताता है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल कंट्रीज़ की इररिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो हो सकती है ना।
और प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन और नेगोशिएशन को नहीं बनाया गया। दोनों राष्ट्रपति लोग अपनी अकड़ में रहे, बातचीत उन्होंने नहीं करी। और इसके बाद ये भी कह रहा है ऑथर इसमें कि हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेल होते हमें दिखाई दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट आजकल आ रही है कि क्या यूनाइटेड नेशंस, जो किसा कि लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था 1945 के पहले, फिर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई, तो क्या प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस किसी तरह की क्राइसिस को मेंटेन नहीं कर पाएगा? एक डिबेट इसके बारे में बोला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वार्न कर दिया था कि इस वॉर के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें वर्स्ट अफेक्टेड होगा यूरोप, क्योंकि यूरोप ही है एनर्जी डिपेंडेंट रशिया पे। बहुत सारी एनर्जी जो है वो रशिया प्रोवाइड करता था, और सैंक्शंस लगा देने के बाद आप उम्मीद मत करिए कि रशिया आपको वापस से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जंग तो आप जीत जाओगे शायद, पर शायद आप सस्टेन नहीं कर पाओगे अपनी इकोनॉमी को रशिया के हेल्प के बिना, ऐसा ऑथर ने कहा है। ऑथर ने यह कहा है जो सैंक्शंस रूट आपने चुना है, अगर आप बात करते, डिस्कस करते, रशिया के कंसर्न्स को समझने की कोशिश करते, हम ये तो नहीं कह रहे कि रशिया सही है, पर रशिया के कंसर्न्स को क्योंकि सुना नहीं गया, क्योंकि समझा नहीं गया, क्योंकि लगातार 2014 से लेके अभी तक में बहुत ज़्यादा वायलेशंस हुए हैं। नाटो के बनने के बाद से नाटो बढ़ता चला गया है, रशिया की किसी बात को सुन नहीं रहे। तो रशिया के मन में जो भय था वो फाइनली एक मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री एग्रेशन की तरह हमें दिखाई देता है। शायद अगर बात करते तो मामला जो है सुलझाया जा सकता था। अब सैंक्शंस आप लगाते जा रहे हो, उसको कॉर्नर करते जा रहे हो, तो रशिया के पास वैसे भी कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की साहब ने कह दिया है कि वो किसी भी तरीके से इस मैटर को रिकंसाइल करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे इन सारे एस्पेक्ट्स में ये सारी बातें की गई हैं। यूक्रेन की जो डीकंस्ट्रक्टिंग यूक्रेन के अंदर उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि यूक्रेन सिर्फ एक देश नहीं है रशिया के लिए, वो रशिया का 1991 के पहले हिस्सा हुआ करता था। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप पढ़ोगे उसमें कीवियन रूस नाम की सभ्यता थी, जो यूक्रेन है आज, वहाँ पे बेसिकली रशिया हुआ करता था। तो सिर्फ सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट नहीं है, इसके पीछे हिस्टोरिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। क्योंकि यूक्रेन को अगर हम पश्चिमी उसका क्षेत्र देखें तो वो सारे यूक्रेनियन भाषा बोलते हैं, पश्चिमी क्षेत्र देखें तो वो सारे के सारे क्रिश्चियनिटी हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स हैं, और तो रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, कल्चरल एस्पेक्ट भी है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र यूक्रेन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रशियन स्पीक करते हैं और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। तो रिलीजियस एस्पेक्ट में भी डिवीजन है, यानी कि माइंडसेट में भी डिवीजन है, भाषा का डिवीजन है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है रशिया के एग्रेशन का। ठीक है, अब इसके पीछे जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी यहाँ पे समझाया है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोला था व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ जर्मनी में कि नाटो का जो एक्सपेंशन है वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, नाटो ऐसा ना करे। पर नाटो ने इन सारे कॉन्फ्रेंसेस का, मिंस्क एग्रीमेंट हुआ था 2014-15 में, उन सब को आउटराइटली, फाउंडिंग एग्रीमेंट हुआ था 1991 में, इन सब को आउटराइटली इग्नोर करते हुए नाटो को सक्सेसिवली एक्सपैंड करता चला गया। अलॉन्ग साइड द वेस्ट शुड हिट द पॉज बटन ऑफ कलर रिवॉल्यूशंस। अब कलर रिवॉल्यूशंस मुझे लगता नहीं है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट कलर रिवॉल्यूशंस बेसिकली वो देश हैं जो कि अपनी सरकार, जो करंट सरकारों का तख्ता पलट करके एक डेमोक्रेटिक सरकार लेके आ पाए हैं। तो वो हमारा सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो कलर रिवॉल्यूशन से, ऑरेंज रिवॉल्यूशन है, रेड रिवॉल्यूशन है, पिंक रिवॉल्यूशन, अलग अलग तरीके, अलग अलग देशों में रिवॉल्यूशन हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, गुस्सा जो है क्षेत्रों का, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का गुस्सा, या कह लो भय, वो बढ़ता नजर आया और अल्टीमेटली मिलिट्री एग्रेशन हुआ। तो ये हमारे 2 एडिटोरियल्स हो गए। अब आखिरी एडिटोरियल जो है वो है चैलेंजेस टू तमिलनाडु का अर्बन फ्यूचर। तमिलनाडु का देखिए जो फ्यूचर है उसमें कहा है कि तमिलनाडु बहुत अच्छे से खुद को अर्बनाइज कर चुका है इस समय, और हाफ ऑफ द अर्बनाइजेशन जब आप करते हो, ठीक है, तो अर्बनाइजेशन का एक सबसे मेजर ड्रॉबैक होता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ते चली जाती है और ऑल्टरनेट सेक्टर्स पकड़ते चली जाती है। पर ये भी इस तथ्य पे बेस्ड है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होती चली जाएं। तो अर्बनाइजेशन से ठीक है, शहर क्षेत्रीय विकास होगा, पानी की सुविधा अवेलेबल होगी, अच्छे घर होंगे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या हमारे देश का जो बेसिक डिपेंडेंसी है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर प्रमुख हमारी इकोनॉमी है, क्या उस पर असर नहीं होगा? तो इसमें उन्होंने तमिलनाडु और केरला का एग्जाम्पल दिया है और उसको विकसित क्षेत्र, विकसित राज्य जो गुजरात और महाराष्ट्र के, उनसे कंपेयर किया है। ऑथर ने इसमें बोला है कि तमिलनाडु और केरला में जो कि पहले एग्रेरियन स्टेट हुआ करता था, आज देखा जा रहा है कि रफली 30% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं और बाकी सारे लोग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम पे जा चुके हैं। और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में क्या बन गए, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन चुके हैं। अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन चुके हैं तो उनको एमजी नरेगा के अंदर रोजगार चाहिए, पर वो रोजगार उतना अच्छे से मिल नहीं पा रहा है। जबकि हम गुजरात और महाराष्ट्र में बात करें तो हमें एक बैलेंस दिखाई देता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में विकास भी हुआ है, पर एग्रीकल्चर भी अभी भी 40 से 50% लोग एग्रीकल्चर सस्टेन करते हैं। अब इससे ये उन्होंने बताया कि इस क्षेत्रीकरण से आपका क्या होगा। देखिए, जिनके पास ज़मीन है वो तो बढ़िया से सर्वाइव कर जाएंगे,
अर्बनाइजेशन का फ़ायदा उठा लेंगे। पर जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको कैसे आप सरकार सोशल सिक्योरिटी देगी, क्या इस चीज़ का एनालिसिस है? तो यहाँ पे वो हु आर लैंडलेस को उन्होंने बताया है। कहते हैं लेबरर्स जो डिस्प्लेस हो रहे हैं रूरल और एग्रीरियन सेक्टर से, उनको अर्बन सेक्टर्स एडिक्वेटली एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा, रहने की जगह नहीं दे रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है। तो सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन के अलावा उनके पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, जो कि अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि उनका टोटल वर्कफोर्स जो है वो पीरियोडिक लेबर सर्वेस में हम दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो नंबर संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब ये कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए कि कंस्ट्रक्शन अगर हम लगातार नहीं करते रहेंगे, यानी कि हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ रेट अगर सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री अगर बढ़ती हुई नहीं नजर आएगी तो इन वर्कर्स जॉबलेस हो जाएंगे। अब जॉबलेस हो जाएंगे तो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं, गरीबी का वो चक्र जिसमें वो फंस जाएंगे कि नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं तो फिर से पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं है, तो ये सर्कल में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इस सर्कल से कैसे निकाला जाए, तो ये सारे जो क्राइसिस के पॉइंट्स हैं इन एडिटोरियल में डिस्कस किए गए हैं। और आखिरी में सुझाव दिया है ऑथर ने कि तमिलनाडु को एक स्टेप लेना पड़ेगा जिसमें कि अर्बनाइजेशन को वो चेक में रखे, अपने वेलफेयर आर्किटेक्चर को ना छोड़े, यानी कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं या जिनका निगेटिव कंसिक्वेंस पड़ रहा है अर्बनाइजेशन का, उनको प्रोटेक्शन दे, किसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी दे, एम्प्लॉयमेंट दे, एमजी नरेगा स्कीम को बढ़ाए, है ना। और कह रहा है अर्बन गवर्नेंस को भी ध्यान में रखे कि ऐसे लोगों को एक्सक्लूड ना करे, इनको इंक्लूड करना है हमारी गवर्नेंस में, क्योंकि गवर्नेंस का सबका साथ सबका विकास वाला जो आइडिया है वो वाकई में आगे लेके चलना चाहिए। ये सब चीज़ों को हम अपने आंसर्स में अगर लिखेंगे तो हमारे आंसर्स को कोई निगेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार का विजन है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, है ना। और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट जो है एंक्रोच कर रही है बार बार स्टेट के पावर्स पे। यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ा समझना चाहिए कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं और अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट का एक ही तरह का एजेंडा जो कि गुजरात महाराष्ट्र के लिए काम किया हो, ज़रूरी नहीं है कि वो केरला और तमिलनाडु के लिए भी करे। तो केंद्र सरकार को भी थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपके साथ। आपको ये जो न्यूज़पेपर है ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का द हिंदू का 10 मार्च का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, पर एक बात ज़रूर जान लीजिएगा कि अल्टीमेटली आपको रीड तो करना पड़ेगा। अब पेपर में क्या पढ़ना है वो आप समझ गए, कहाँ ज़्यादा जोर लगाना है वो आप समझ गए, पर मैं आशा करता हूँ कि आप आज के पेपर को हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपने आज के यूपीएससी जर्नी को कामयाब बनाएंगे। तो मैं था आपका होस्ट, आपका दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी। आपसे मिलता हूं मैं अगले द हिंदू के इन डेप्थ डेली न्यूज़ एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, डू वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।